सभी का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर स्वागत है। साथियों, तो अब हम बात करने वाले हैं प्लूटोनियम आइसोटोप फिजन के बारे में। क्या है प्लूटोनियम आइसोटोप फिजन? अच्छा, इसके बारे में डिस्कशन करें उससे पहले आपको ध्यान होगा अभी कुछ समय पहले लगभग दिसंबर जनवरी महीने में हमारे एक ब्रीडर को शुरू किया गया है और ये जो ब्रीडर है हमारा परमाणु ब्रीडर है जिसे बार्क में शुरू किया गया है। साथियों, बार्क वही जो कि हमारा बम्बई में एक स्थापित परमाणु रिएक्टर ब्रीडर के दूसरे चरण की शुरुआत बार्क की तरफ से शुरू की गई है। साथियों, इसका पहला इनिशिएटिव हम लोगों ने बहुत पहले ले लिया था, एक लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से इसके दूसरे चरण को शुरू किया गया है और उसमें भारत को स्वदेशी रूप से परमाणु स्थितियों पर विकसित करने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्लूटोनियम आइसोटोप फिजन पर काम किया गया। असल में साथियों, जब कभी भी हम न्यूक्लियर स्टडी की बात करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल की बात करते हैं, तो जनरली हम यूरेनियम और थोरियम की बात करते हैं। अभी हाल ही में परमाणु अध्ययन के लिए प्लूटोनियम आइसोटोप विखंडन पर एक प्रमुख अपडेट सामने आई है। असल में साथियों, इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक कंप्यूटर जनरेटेड लिक्विड साइलेंसर डिटेक्टर सिस्टम को बनाया है जिसका नाम है लेंसिस, और लेंसिस के द्वारा प्लूटोनियम 240 के सैंपल को सेंटर और न्यूरॉन के बम्बार्डमेंट के द्वारा नए सैंपल को क्रिएट किया है। साथियों, इसको पूरा करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की बड़ी मदद लगी है जिसके द्वारा हम लोगों ने प्लूटोनियम 240 को एज अ फ्यूल प्रयोग करने के लिए प्लूटोनियम 240 समस्थानिक पर न्यूट्रॉन्स की बौछार कराई है और इसमें नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया को शुरू किया गया है। साथियों, ये एक नया टेस्टिंग है जिससे कि भारत को प्लूटोनियम के द्वारा या फिर हमारे यूरेनियम उद्देश्यों के लिए, न्यूक्लियर ब्रीडर के लिए आत्मनिर्भर बनाया जा सके। चलिए पहले देख लेते हैं कि क्या है प्लूटोनियम। साथियों, प्लूटोनियम की अगर बात की जाए तो इसका एटॉमिक नंबर 94 और एटॉमिक भार 244 होता है। यह एक सिल्वर ग्रे रेडियोधर्मी धातु है जो कि हवा के संपर्क में आने पर पिछले रंग की यानी कि येलो कलर की हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बहुत तेजी से अपनी डिके प्रोसेस को शो करती है। साथियों, एक सिल्वर ग्रे कलर का हमारा रेडियोधर्मी धातु है। अब जैसे ही ये हवा के संपर्क में आया पीले रंग का होने लगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसमें कुछ किरणों का, कुछ रेडिएशंस का उत्सर्जन हुआ, इसका डिके हुआ, यानी कि इस रेडियोधर्मी धातु की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ये जल्दी से, बहुत तेजी से क्षय होना शुरू करती है। इसी वजह से इसके 5 आइसोटोप हैं। कौन कौन से? पहला है Pu3 238, दूसरा है Pu239, तीसरा है Pu240, चौथा है Pu241 और पांचवा है Pu242। अभी रिसेंटली हम लोगों ने अपने नए इनिशिएटिव को समझने के लिए, नए अध्ययन के लिए प्लूटोनियम 240 समस्थानिक का प्रयोग किया है। साथियों, प्लूटोनियम की अगर बात की जाए तो ये सभी बहुत सामान्य तरीके के समस्थानिक हैं जो कि आसानी से नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अगर इन पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाए, यानी कि प्लूटोनियम के नाभिक पर अगर न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाए तो प्लूटोनियम का नाभिक बहुत आसानी से विखंडित हो जाता है, बहुत आसानी से दो समस्थानिकों में परिवर्तित हो जाता है। मान लीजिए हमने 240 पर विखंडन कराया, 240 पर न्यूट्रॉन का अटैक कराया, तो इसके नाभिक दो भागों में विभाजित हो जाएंगे और दो नए परमाणु क्रमांक वाले तत्वों के रूप में विकसित हो जाएंगे। साथियों, अनुप्रयोगों की अगर बात करें तो प्लूटोनियम समस्थानिकों का अनुप्रयोग हम कई तरीके से करते हैं। जैसे कि प्लूटोनियम 293 की अगर बात करें तो ये सबसे अधिक सामग्री में, सबसे अधिक क्वांटिटी में विखंडनीय सामग्री को रखता है। यानी कि अगर प्लूटोनियम 239 पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराया जाए, न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाए, तो प्लूटोनियम 239
प्लूटोनियम का एक ऐसा समस्थानिक है जो कि बहुत तेजी से दो भागों में या फिर दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है। और विशेष रूप से परमाणु हथियारों में इसी वजह से प्लूटोनियम 239 को प्राथमिक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसी उद्देश्य के साथ कि हमारा जो प्लूटोनियम 239 है, जो कि प्लूटोनियम 240 से जस्ट पहले आता है, अगर वो इतनी तेजी से रिएक्टिव है, इतनी तेजी से विखंडित हो सकता है, तो हो सकता है कि 240 भी इसी तरीके का व्यवहार करे। इसी अध्ययन के लिए अभी प्लूटोनियम 240 आइसोटोप विखंडन अभिक्रिया को वैज्ञानिकों के द्वारा शामिल किया गया। साथियों, वहीं पर अगर हम प्लूटोनियम 239 की बात करें, सॉरी गाइस, यहाँ पे मुझसे यू लिख गया है, यूरेनियम नहीं, इट इज प्लूटोनियम 239 की हम बात कर रहे हैं। ये एक रिएक्टर है जो कि निश्चित ऊर्जा के न्यूट्रॉन के संपर्क में आता है, तो फिर प्लूटोनियम 239 को उत्पन्न करता है। यानी कि अगर यूरेनियम 238 रिएक्टर है, उस पर अगर हम न्यूट्रॉन की बमबारी कराएं, यूरेनियम 238 पर अगर हम न्यूट्रॉन की बमबारी कराएंगे, तो आसानी से वो प्लूटोनियम 239 में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे परिवर्तित होगा, समझ में आया ये चीज? यूरेनियम 238 है, उस पर मैंने एक न्यूट्रॉन यानी कि 0n1 की बमबारी करा दी। साथियों, 0n1 क्या होगा? इसके पास एक परमाणु क्रमांक है, ये इसमें जाकर जुड़ जाएगा, यानी कि आपका परमाणु क्रमांक कितना बन जाएगा? 239 बन जाएगा। और ये जो 239 है, सॉरी, परमाणु भार हमारा परमाणु क्रमांक हमारा कितना हो जाएगा? 239 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर एक ऐड हो गया, और ये किसका होता है? ये होता है आपका प्लूटोनियम का। इसीलिए हमने बोला प्लूटोनियम 239 उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है गाइस, प्लूटोनियम 238 की अगर बात करें तो इसका प्रयोग बहुत आसानी से किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? जैसे कि हृदय के पेसमेकर की बैटरी को पावर देने के लिए हम प्लूटोनियम 238 समस्थानिक का प्रयोग कर सकते हैं। नासा के अंतरिक्ष मिशनों को पावर देने के लिए हम लंबे समय तक चलने वाला ताप स्रोत भी प्रदान कर सकते हैं। साथ में अगर हम प्लूटोनियम के डेवलपमेंट की बात करें, तो साथियों, विशेषकर्ता जो शोधकर्ता हैं, उन्होंने प्लूटोनियम 240 का अभिविखंडन किया, न्यूक्लियर फिजन में इसको पार्टिसिपेट किया, जिसके द्वारा उत्पादित न्यूट्रॉन की ऊर्जा की एक अनूठे माप को प्रदर्शित किया। इस बात से यह निर्णय निकलता है कि आने वाले समय में हम अपनी ऊर्जा के लिए यूरेनियम के साथ साथ प्लूटोनियम पर भी निर्भर रह सकते हैं। साथियों, अगर प्लूटोनियम 240 की बात की जाए, तो ये अपने सेल्फ फिजन के लिए, सेल्फ डिवीजन के प्रोसेस से गुजरता है, जिसके लिए ये अल्फा कणों का उत्सर्जन करता है। हमको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि जब भी कोई भी आपका आइसोटोप या फिर जब भी कोई रेडियो एक्टिव पर अल्फा कणों की बमबारी की जाती है, तो हमारे परमाणु क्रमांक में 2 और भार में 4 की कमी आती है ना? तो इस व्यवहार के कारण इसे ग्रेड प्लूटोनियम संदूषक के रूप में जाना जाता है। साथियों, इसके वजन के अनुसार इसकी संरचना में 7% तक कम की सीमित हो जाती है, क्योंकि हम जब किसी भी प्रोटॉन, जैसे एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन 278 पर इसका बम्बार्डमेंट कराया है ना, इससे क्या हुआ? एक अल्फा कण आपका बम्बार्ड हुआ, इसका मतलब इसके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में एक कमी आएगी। वहीं पर अगर आपने एक न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराओगे, तो क्या होगा? इसके परमाणु क्रमांक में एक वृद्धि हो जाएगी, यानी कि 238 से 239 हो जाएगा। अगेन हमने क्या किया? अगर बीटा कण का उत्सर्जन किया, तो इसका मतलब परमाणु भार में 2 की अधिकता हो जाएगी, इसीलिए 46 से आपका क्या हो गया? 47 हो गया। वहीं पर अगर हम एक बार फिर से इस पर न्यूट्रॉन का अटैक कराएं, 0n1 का अटैक कराएं, तो एक बार परमाणु क्रमांक हमारा 239 से फिर बढ़ जाएगा, यानी कि 240 हो जाएगा। और जो हमारा प्लूटोनियम 240 होता है, वो गाइस
हमारे प्लूटोनियम का समस्थानिक होता है। तो ये एक चलने वाली, कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है जिसको आपको समझना होगा। चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गाइस नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारत में प्रगति। अच्छा, अगर हम इस रिसर्च को करने में सफल रहे तो कहीं ना कहीं भारत को एक बड़ी प्रगति मिलेगी। तो वही चीज लिखी है, मार्च 2024 में भारत ने कलपक्कम में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोर लोडिंग को शुरू करके अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की। और अभी मैं आपको यही बात बता रही थी कि हमारे दूसरे चरण के फास्ट ब्रीडर की शुरुआत की गई है, जिसमें प्रारंभिक चरण की अगर बात करें तो हम लोगों ने प्रारंभिक चरण में यूरेनियम आइसोटोप का प्रयोग किया था, है ना। और साथ में दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर में परमाणु ईंधन के रूप में यूरेनियम का उपयोग करने के लिए हम कुछ बाहरी कंपनी पर पूरी तरीके से डिपेंड थे। तो इसीलिए स्वदेशी या फिर आत्मनिर्भर बनने के लिए एक नए रिसर्च को किया जा रहा है जो कि प्लूटोनियम पे किया जा रहा है, जिससे कि आने वाले समय में प्लूटोनियम को हम एक अपना न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में प्रयोग कर पाए। ये रिएक्टर ऊर्जा के साथ साथ प्लूटोनियम 239 भी उत्पन्न करते हैं। गाइस ये है आपका प्लूटोनियम 239 जो कि आपका इसी के यूरेनियम के अटैक से प्रोड्यूस होता है। वहीं पर अगर दूसरे चरण की बात करें तो प्लूटोनियम विखंडन पर ये अधिक केंद्रित है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम प्लूटोनियम का फिजन करा रहे हैं, यानी कि प्लूटोनियम 240 पर अटैक करा रहे हैं न्यूट्रॉन का, है ना। यानी कि आपका न्यूट्रॉन क्या करेगा, 0 और 1 इस प्लूटोनियम पर अटैक करेगा, है ना। इससे क्या होगा, ये जो हमारा प्लूटोनियम है ये दो भागों में विभाजित हो जाएगा, है ना। इससे जो हमारा प्लूटोनियम जो ईंधन बनेगा उसके बनने की संभावना 27 से 38% बढ़ जाएगी। क्लियर। साथियों, 240 प्लूटोनियम 240 कई परमाणु रिएक्टरों में, कई परमाणु हथियारों के परीक्षणों में के परिणामों में भी मौजूद होता है। जबकि अगर 240 को न्यूट्रॉन को पकड़ लेता है तो इसमें 241 में बदल जाता है। ये बोला जा रहा है कि जो हमारा यूरेनियम 241 है, अगर हम इस पर एक न्यूट्रॉन की बमबारी करेंगे तो क्या होगा, हमारा ये जो एटॉमिक नंबर है ये एटॉमिक नंबर में जुड़ जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, इसका मतलब यूरेन, एक सेकेंड, 240 पे हम जब बमबारी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 241 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, प्लूटोनियम 241 हो जाएगा। परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाएगी, जबकि परमाणु भार में कोई वृद्धि नहीं होगी। तो वही चीज आपको बोली जा रही है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है, हालांकि यह विखंडन से गुजरता है तो इसके विखंडन उत्पादों के द्वारा ली गई ऊर्जा के बारे में अनिश्चितता बनी रहती है। क्यों? क्योंकि गाइस अगर आप किसी भी रेडियो एक्टिव पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करोगे तो हमें और आपको नहीं पता कि ये कितनी बार विखंडित होगा, और जितनी बार विखंडित होगा उतनी बार 3 नए न्यूट्रॉन की उत्पत्ति होगी, और ये 3 नए न्यूट्रॉन एक नए बम्बार्डमेंट में फिर पार्टिसिपेट करेंगे, और इसी तरीके से ये श्रृंखला चलती जाती है, और इसी को हम लोग परमाणु हथियारों में भी प्रयोग करते हैं। क्लियर। जो कि बहुत विनाशक होती है। चलेंगे गाइस नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। उससे पहले मेरे जितने भी साथियों ने अनअकैडमी के साथ फाउंडेशन कोर्स में अभी तक एनरोल नहीं किया है, गाइस एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी का बैच है जो क्लास 6 से लेकर 12th तक की कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहा है। मेरे जितने भी साथी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप अपने बेसिक को बिल्ड करने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूपीएससी प्रोग्राम में ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके एनसीईआरटी के सारे बेसिक्स को क्लियर किया जाएगा। साथ में मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड है श्रेया 10। गाइस इसे लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि श्रेया 10 अनअकैडमी के हर कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट देता है। गाइस अब कुछ क्वेश्चन है, फटाफट से इन क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। यस सुराज, मेरी क्लास रोज शाम को 5 बजे आती है। सिर्फ आज के लिए आप हमारी क्लास कितने बजे है, 11 बजे थी।
क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आपके सामने। गाइस हमसे पूछा जा रहा है, भारत 2019 में प्रश्न आपसे यूपीएससी में पूछा गया था, भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार बीज बनाने की जैविक क्रिया का भारत में पेटेंट कराया जाता है। भारत में इसे औद्योगिक संपदा अपोलियन बोर्ड नहीं है। नंबर 3, भारत में पौधों की किस्मों में पेटेंट नहीं कर सकता है। आपको बताना है इनमें से कितने कथन सही हैं। जल्दी से आंसर कीजिए गाइस, फटाफट से आंसर करो, फटाफट आंसर आंसर आंसर। सूरज, मैंने आपके आपके सवाल का जवाब दे दिया है। 5 बजे मेरी क्लास का टाइम होता है। आंसर करो भाई, गैस बंद कर दो। आंसर करो जल्दी से। देखो आंसर करो पहले, फिर मैं बताती हूँ इसको। आंसर, आई नीड आंसर। अरे भाई, हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा स्टेटमेंट सही है। भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार बीज बनाने की जैविक क्रिया का भारत में पेटेंट कराया जाता है, गलत। भारत का कोई बौद्धिक संपदा अपोलियन नहीं है, गलत। भारत में पौधों की किस्मों का पेटेंट नहीं कराया जाता है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर होगा सी, गलत समझ गए होगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। हाल ही में वैज्ञानिक दुनिया का पहला क्वांटम सेमीकंडक्टर बनाने में सफल हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक का संभावित अनुप्रयोग हो सकता है। गाइस आपका ऑप्शन है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, स्ट्रप्टोनिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, फोटोवोल्टिक या फिर सेंसर। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, क्या होगा सही आंसर, फटाफट से आंसर करो। आंसर आंसर आंसर। अभी का आंसर आ रहा है सी, बाकी लोगों का आंसर क्या आ रहा है। गाइस आंसर करो भाई, इतना टाइम कौन लगाता है आंसर करने में। छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर भी नहीं होते आप लोगों से। देखो हमसे पूछा गया कि कौन सा वो पर्टिकुलर पॉइंट है जो कि आपके अर्धचालक के बनाने में मदद करेगा। तो बताओ कौन सा आपका मदद करेगा। देखो स्ट्रेप्टोनिक्स भी करेगा, है ना, क्वांटम कंप्यूटिंग भी करेगा, एक सेकेंड, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स भी नहीं, एक सेकेंड, सेमीकंडक्टर, क्वांटम सेमीकंडक्टर की बात हो रही है ना, तो क्वांटम कंप्यूटिंग भी करेगा, फोटोवोल्टिक भी करेगा और सेंसर भी करेगा, है ना, ये चारों करेंगे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जितने भी मेरे साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 के साथ एनरोल किया है, सही आंसर है। गाइस ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स इसलिए नहीं करेगा क्योंकि हम इसमें किसी लेंस का प्रयोग नहीं करते हैं सेमीकंडक्टर में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। इनसेट 3DS उपग्रह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक संचार उपग्रह है जिसे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में 6G सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। उपग्रहों को श्रीहरिकोटा से जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पर लॉन्च किया जाएगा। उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करो, फिर मैं से एक्सप्लेन कर दूंगी। यस यादव जी, मुझे भी लग गई। जल्दी से पहले आंसर करो फटाफट से, फिर हम लोग लंच करने जाएंगे। आंसर आंसर आंसर। अभी का आंसर आ रहा है सी। कोई बात नहीं, कंफ्यूजन है तो क्या हुआ। कौन सा कथन गलत है हमसे ये पूछा गया था, ठीक है। चलो मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू करूं क्या आपको। पहला स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा है कि इसका उद्देश्य 6G सेवाओं के लिए है। तो ध्यान रखना ये हमारे मौसम से संबंधित है ना। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। इसे श्रीहरिकोटा से जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट F4 के द्वारा लॉन्च किया गया था, बिल्कुल सही बात है। आंसर क्या होगा, केवल 1, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने आए उससे पहले गाइस ये है इनसेट 3DS जब लॉन्च किया गया था उस समय का पिक्चर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गाइस, इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे क्योंकि टाइपिंग गलत है। क्वेश्चन, एक सेकेंड, इधर आप पढ़ लेना, यहाँ पे पढ़ लेना इसको। उस उपग्रह का नाम बताइए जिसे हाल ही में नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि
नासा के द्वारा स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट पर पृथ्वी के महासागर, वायु और जलवायु का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था। गाइस आपका ऑप्शन है केवल 1, केवल 2 सेकंड। स्पेस इमेज लेंस इन लैंडस्केप एंड गोज। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। आंसर करो। मनीष का आंसर आ रहा है सी। माई लाइफ यूपीएससी का आंसर आ रहा है बी। गाइस ध्यान रखना, अभी रिसेंटली नासा के द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट पर महासागर के अध्ययन, वायु के अध्ययन और जलवायु के अध्ययन के लिए जो अभी मिशन लॉन्च किया गया है, जो आपका कहना चाहिए इस पे नासा मिशन लॉन्च किया गया, उसका नाम है पेस। तो ध्यान रखिएगा गाइस, पेस को अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। मैं एक बार पिक्चर दिखा देती हूँ। ये है पेस। अभी 8 फरवरी को 2024 में फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा पेस को इसे लॉन्च किया गया है। और ये कोई स्पेसिफिक उपग्रह नहीं है, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा गाइस। ये आपका कोई स्पेसिफिक उपग्रह नहीं है। हाइपरस्ट्रैक्टस समुद्री अंग उपकरण से लैस आपका ये आपका एपरेटस है, जो कि छोटे छोटे फोटोप्लांक्टन का भी अध्ययन करेगा। क्लियर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस उससे पहले एक बार लैंडसैट देख लीजिए। लैंडसैट 9 भी आया था, तो जो लैंडसैट 9 था ये 2023 में आया है, जिसे लैंडसैट 8 के साथ जोड़ा जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है। वर्ष 2021 में डीआरडीओ ने हिंद महासागर के आईओआर क्षेत्र में भारत की निगरानी क्षमता को बढ़ाने के लिए पीएसएलवी C-51 के द्वारा कौन सा उपग्रह लॉन्च किया। ये काफी पुराना क्वेश्चन हो गया है, बट आप आंसर कर दो, फटाफट से आंसर करो। मैं आप लोगों की कमेंट की तरफ देख लेती हूँ। गाइस ध्यान रखिएगा, सिंधु नेत्र आपका सैटेलाइट लॉन्च किया गया था 2021 में डीआरडीओ के द्वारा। चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। गिव मी सेकंड। दो सेकंड रुकिएगा गाइस। नेक्स्ट पॉइंट स्क्रीन पर आपके सामने। गाइस अनअकैडमी आप लोगों के लिए अनअकैडमी समाधान लेकर आया है। अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अनअकैडमी के साथ जुड़ना मत भूलो। अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। साथ में साथियों अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के स्टूडेंट्स के लिए न्यू फीचर्स लेकर आया है, जो कि आपको क्विक रिवीजन मॉड्यूल, एआई बेस्ड आंसर इवैल्यूएशन, एआई बेस्ड इंटरव्यू गाइडलाइंस के ऑफर दे रहा है। तो इन सभी फीचर्स को अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बन जाइए और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए मिलिएगा। इसी के साथ गाइस ये था पूरा टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जाने से पहले जितने भी मेरे साथी मेरे साथ जुड़े हैं, सेशन कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक देना मत भूलिएगा। आप इस टॉपिक पर क्या राय रखते हो उसे भी कमेंट में लिखिएगा। साथ में अगर अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, जो कि है श्रेया 10। अगर मुझसे पर्सनली कम्युनिकेट करना है तो अनअकैडमी एप्लीकेशन पर मेरी प्रोफाइल का नाम है श्रेया मैम। गाइस आप लोग इसे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सुबह 11 बजे और दोपहर में 2 बजे मैं यहाँ पर लाइव आती हूँ, तो सेशन को लाइव एंजॉय करने के लिए मेरे साथ जुड़ना ना भूलिएगा। इसी के साथ गाइस अभी के लिए बस इतना ही। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ गुड बाय, सी यू बाय नेक्स्ट लेक्चर। लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, गुड नाइट ऑल, टेक केयर।